नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं हिना जुबैर। लोकसभा इंतखाबात करीब हैं। अवामी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार आने पर गरीबों का खास ख्याल रखने की बात कही। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने भी अवामी रैली में सरकार की हुसूलियाबियों का ही जिक्र किया। और प्रियंका गांधी को भला हम कैसे भूल सकते हैं। प्रियंका ने मोदी सरकार पर अपने खास अंदाज में निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी के पास गरीबों के लिए वक्त ही नहीं है। वहीं बिहार का भी रुख कर लें। बिहार में अजीम इत्तेहाद की सीटों का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हरिद्वार की लोकसभा सीट आखिर सुर्खियों में क्यों है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की ताजा सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंतखाबी माहौल में अवामी रैली का दौर जारी है। अवाम को अपने पाले में करने के लिए कहीं अपनी हुसूलियाबियां गिनवाई जा रही हैं तो कहीं इल्जाम तराशियां भी की जा रही हैं। कौन क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको दिखाएं। 5 वर्ष पहले जहां 10 वन उपजों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मिलता था, अब वो संख्या बढ़ाकर 10 में से हमने 50 हो चुकी है। 50। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने के लिए फंड की कोई कमी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिले, इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए से कम, महीने से कम की है, 20% हिंदुस्तान में लोग हैं, परिवार हैं जिनकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है। हम उनको ढूंढेंगे, उनके नाम निकालेंगे और उन सबको, सब परिवारों को साल के 72,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आप अन्याय करते हो, आप अन्याय करते हो, आप किसानों को बर्बाद करते हो, छोटे दुकानदारों को मारते हो, तो हम न्याय करेंगे। अयोध्या के आदिलपुर में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने नुक्कड़ सभा की और इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी के पास गरीबों के लिए वक्त ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी आज तक किसी गांव में गए तक नहीं है। मैंने पूछा, प्रधानमंत्री जी गांव गए हैं? वाराणसी में गांव घूमते हैं? तो जवाब आया कि नहीं जाते। जवाब आया कि 5 सालों में अपने ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि एक गांव में जाए, एक परिवार से गले लगाए, एक परिवार से उनका हाल पूछे। और मुझे खुद ताजुब हुआ क्योंकि इनका इतना जोरदार प्रचार है कि मैंने खुद सोचा कि कुछ ना कुछ तो करते होंगे। लेकिन स्थिति यह है कि इतने बड़े देश में अपने ही क्षेत्र के अंदर उनके लिए समय नहीं मिला कि वो आज की हालत पूछे, कि वो ये पूछे कि इस देश का गरीब किस हालत में रह रहा है, इस देश के किसान की क्या हालत है, इस देश की गरीब महिलाओं की क्या परिस्थिति है। उतना समय नहीं मिला, लेकिन देश भर घूम आए। चलिए बिहार का रुख कर लें, जहां सीटों के साथ ही उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। पटना में मुनक्किदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को छोड़कर सभी सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आरजेडी ने शिवहर छोड़कर अपने तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अजीम इत्तेहाद में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा जरूर किया गया। खींचतान के बाद आखिरकार डील भी फाइनल हो गई। आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
RLSP 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पटना साहब समेत 9 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। महागठबंधन अटूट है और हमने पहले भी कहा, ये जो महागठबंधन हुई है ये समझिए कि जनता के दिलों का गठबंधन है और सबों से हमारी बात हो चुकी है, चाहे वेणुगोपाल जी हो, शक्ति सिंह गोहिल हो या कांग्रेस के राज्य के जो जितने बड़े नेता हैं उनसे बात हो गई है। सब लोगों में सहमति जो है सभी दलों में बन चुकी है कि कौन सी सीटें कहां जाएगी। जो सीटें जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के खाते में, पहला भागलपुर, दूसरा बांका, तीसरा मधेपुरा, चौथा दरभंगा, पांचवा वैशाली, छठा गोपालगंज, सातवां सिवान, आठवां महाराजगंज, नौवां सारण, 10वां हाजीपुर, 11वां बेगूसराय, 12वां पाटलिपुत्रा, 13वां बक्सर, 14वां जहानाबाद, 15 नवादा, 16वां झंझारपुर, 17 अररिया, 18 सीतामढ़ी, 19वां शिवहर और जो आरा की सीट है वो जो है हम लोग CPI ML को देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें गई हैं, पहला किशनगंज, ये पहले घोषणा हो गया है, कटिहार ये भी हो गया है, दूसरे चरण में है, पूर्णिया ये भी हो चुका है घोषणा, उम्मीदवार के साथ हुई है, समस्तीपुर कांग्रेस के खाते में, मुंगेर कांग्रेस के खाते में, पटना साहिब कांग्रेस के खाते में, सासाराम कांग्रेस के खाते में, वाल्मीकि नगर कांग्रेस के खाते में, सुपौल कांग्रेस के खाते। क्या मुसलमानों पर उलमाए कराम की सियासी अपीलों का कोई असर होता है? क्या वाकई मौलवियों और मुफ्तियों के सियासी बयानात इलेक्शन का रुख मोड़ सकते हैं? ये सवाल बेहद अहम है और मौजूदा इलेक्शन के तनाजुर में इन तमाम सवालों की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आइए इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने के लिए आपको लिए चलते हैं लखनऊ और देखते हैं तारिक कमर की ये खास तज्जियाती रिपोर्ट। एक जमाना था जब शाही जामा मस्जिद से होने वाले सियासी बयानात पर भी पूरे मुल्क के मुसलमान हम आवाज और हम कदम होकर मुल्क की सियासी तकदीर का फैसला करते थे। मजहबी अकीदत और उलमा का एहतराम सियासत पर गालिब था, लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुराने लोगों की तो बात ही क्या, नई नस्ल के लोग भी उलमा को मशकूक निगाहों से देखते हैं। वो मानते हैं कि उलमाए किराम ने जब से जाती मफाद के लिए कौम मिल्लत का सौदा करना शुरू किया है, उनका एतबार वक़ार कम हुआ है और अब लोग अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल अपने सियासी शऊर की रोशनी में करते हैं, किसी आलिम या मौलवी के कहने पर नहीं। मुझे तो लग रहा है असर न होने की वजह यह है कि लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं इसमें, कि असर न होने की वजह यही है कि लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं। जब अपना फ़ायदा सोचते हैं तो उस पार्टी को वोट नहीं देते जिस पार्टी को आलिम दीन हिमायत करता है। उलमाए किराम का मसला ये है कि हर तकबे के मतलब अलग तबके के अलग अलग लोग फॉलो करने वाले हैं, अलग अलग लोग मतलब कोई किसी को मानता है, किसी मानता है। उलमाए किराम जो होते हैं हुक्म में कुल्ली देते हैं, मतलब हर एक के लिए मतलब वो फैसला देते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम इनके माने जाते हैं, हम ज़्यादा इनकी बात नहीं मानेंगे। इस वजह से लोग ज़्यादा कट रहे हैं। इसे जदीद दौर का इनकलाब कहा जा सकता है कि अब लोग उलमा के मजहबी और सियासी किरदारों को अलग अलग कर देना चाहते हैं। वो मजहब के मामलों में तो अपने उलमा की तकलीद व तायीद के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी को इख्तदार से हटाने या किसी को इख्तदार में लाने के लिए फैसला अपने मसाइल की रोशनी में ही करना चाहते हैं। देखिए, हम वोट हमें अपने मर्जी के मालिक हैं, किसी के कहने पे दबाव में हम नहीं देंगे। जो हमारा दिल कहेगा जिस पे वोट डालने होगा हम उसी को देंगे। किसी आलिम के कहने पे हम वोट नहीं दे सकते, क्योंकि हमें सरकार खुद चुनना है। जनता बहुत होशमंद हो गई है, वो चाहती है कि अब ये सियासी फैसले हैं ये अब हम दूसरों के हाथ में नहीं रखेंगे,
अब हम खुद फैसला करेंगे और जो हमारे मफादात की बात करेगा, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, उसके लिए काम करेंगे। अब हम मौलवियों के या किसी पर्टिकुलर किसी एक तबका ने कह दिया उसकी बात मान लेंगे, ऐसा होना भी मुनासिब नहीं है। लोकतंत्र का हनन है। लोगों की फिक्र में ये तब्दीली मामूली नहीं, ये उन लोगों के लिए बाइसे तस्कीन भी है जो ये कहते रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा इस्तेहसाल उन मौलवियों ने किया है जो सियासत और मजहब दोनों में बराबरी की दिलचस्पी रखते हैं। नई नस्ल में सियासी शऊर की ये बेदारी क्या गुल खिलाएगी, अभी इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कौम मिल्लत के ठेकेदारों के लिए सियासी जमातों से मुस्लिम वोट के सौदेबाजी इस बार इतनी आसान नहीं जितना वो सोच रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि अब उलमा की बात का लोगों पर असर कम ही होता है। असबाब बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों का मानना यही है कि उलमा किराम ने भी कहीं ना कहीं अपनी शख्सियत को सियासी एतबार से मजरूह किया है, इसलिए लोग अब उनकी बात नहीं मानते हैं। हालांकि तमाम उलमा के साथ ये मसला नहीं है, ताहम बड़ी तादाद ऐसे ही लोगों की है जिनके सियासी बयानात का असर आवाम पर अब बहुत कम होता है। कैमरामैन कोबीगिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। इंतखाबात जीतने के लिए क्या जायदाद का होना जरूरी है? देखा यही जाता है कि सियासी पार्टियां करोड़पति उम्मीदवारों पर ही ज्यादा भरोसा करती हैं, उन पर अपना दाव लगाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, हम आपको दिखाते हैं। करोड़पति है तो मिलेगा मौका, मोटी रकम है तो मिलेगा भरोसा। चुनाव लड़ने और जीतने दोनों के लिए आजकल सबसे ज्यादा जरूरी पैसा हो गया है। और यही वजह है कि बड़ी पार्टियां गरीब और मिडिल तबके के कारकुनान की जगह रईस और करोड़पति उम्मीदवारों को तरजीह देती हैं। 2014 के आम इंतखाबात की बात की जाए तो कांग्रेस ने 25 में से 22 टिकट करोड़पति उम्मीदवारों को दिया। बीजेपी ने 25 में से 22 टिकट करोड़पति उम्मीदवारों को देकर भरोसा जताया। आम आदमी पार्टी के 22 में से 13 उम्मीदवार करोड़पति थे। बीएसपी ने 23 उम्मीदवार खड़े किए जिनमें 8 करोड़पति थे। इंतखाबात लड़ने वाले 319 में से 92 उम्मीदवार करोड़पति थे। एक दो नहीं, पूरे 30% उम्मीदवार करोड़पति थे और बड़ी सियासी पार्टियों ने भी उन्हीं उम्मीदवार पर ज्यादा भरोसा किया था जिनके पास करोड़ों थे। बात लाजमी है कि जो सबसे ज्यादा पैसे चुनाव में खर्च कर सकता है उसी को टिकट दिया जाता है। इसलिए जो हम देखते हैं भाजपा, कांग्रेस और बड़ी पार्टियां अपने सारे कैंडिडेट जो कि करोड़पति हैं उन्हीं को चुनाव में मौका देती है और यही कमोबेश सब जगह चल रहा है। और ये आप पुरानी रिपोर्ट्स भी बताती है और आने वाली रिपोर्ट्स भी बताती है कि 90% ऐसे एमपी चुन के आते हैं जो कि करोड़पति। नए उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन गुज़िश्ता चुनाव की जो लिस्ट है उसके मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवारों की औसतन जायदाद जहां 13 करोड़ 39 लाख थी, वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की औसतन जायदाद 8 करोड़ 50 लाख थी। सबसे ज्यादा जायदाद वाले 5 उम्मीदवारों की बात की जाए तो बीएसपी के चंदूलाल मीना 121 करोड़ के मालिक थे। बीजेपी के सुखबीर सिंह 71 करोड़ के मालिक थे। कांग्रेस के उदयलाल आंजना के पास 65 करोड़ की जायदाद थी। कांग्रेस की ही ज्योति मिर्धा के पास 58 करोड़ की जायदाद थी। एसपी से खड़े धीरज गुर्जर भी 41 करोड़ के मालिक थे। जमहूरियत में धन बल का सिक्का चलता जरूर है, लेकिन वो 100% चलेगा ये कोई नहीं कह सकता और आवाम को भी चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे का बहुत सोच समझ कर इंतखाब करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शुमाली मुंबई से कांग्रेस के उम्मीदवार बनते ही उर्मिला मातोंडकर सरगर्म हो गई हैं। उन्होंने चुनाव दफ्तर का इफ्तिताह कर डाला और इस मौके पर बहुत जोश में भी नजर आई। उर्मिला ने अपनी जीत का दावा करते हुए कारकुनों से अपने गिले शिकवे पसे पुष्ट डालने की भी अपने खास अंदाज में अपील कर डाली। मेरा नाम यहाँ पे मेरे नाम की सिर्फ चर्चा होने लगी, मुझे ये बताया गया, ये पता नहीं कि आप गलत एरिया से लड़ रही हैं, आप बहुत गलत एरिया में आपको धकेला जाएगा। ये सब बताने वाले मुझे रहते हैं, क्योंकि मुंबई किसकी है? मुंबई
और रहेगी और 5 वर्षों में कुछ भी नहीं बदलेगा। सो हम सब अगर एक साथ रहे, इस हाथ की अगर मुट्ठी बंद के हम उनके सामने जाए तो हमें कोई नहीं रोक सकता और हम में से किसी को भी कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप हमारे साथ हैं। ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ने के मामले पर 21 अपोजिशन पार्टियों की अर्जी पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे इक़दामात के लिए हम राजी हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा निज़ाम में कोई खामी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि अगर अब ईवीएम वीवीपैट ज्यादा मिक़दार में जोड़े गए तो कई टेक्निकल और ट्रेनिंग की मुश्किलात पेश आएंगी। अगर अब 50% वीवीपैट को जोड़ने का मुतालबा मान लिया गया तो वोटों की गिनती के अमल में 6 दिन दरकार हो जाएंगे और जायद बूथ वाले हलकों के नताइज आने में 9 दिन भी लग सकते हैं। सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हिकमत अमली को जमीन पर उतारने के लिए वॉर रूम भी तश्कील दिए जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के वॉर रूम की तैयारियों का जायजा लिया हमारी साथी रचना ने। लोकसभा 2019 की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भी आप इन दिनों देख सकते हैं कि चुनावी माहौल पूरी तरीके से छाया हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार कैंपेन चला रही है, मैं भी चौकीदार, तो यहाँ पर मैं भी चौकीदार के तमाम पोस्टर भी लगे हुए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 12 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर वॉर रूम भी बनाया जा रहा है। वॉर रूम की तैयारियां यहाँ पर जोरों पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का फोटो आपको नजर आ रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर भी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके साथ लिखा है, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इसके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ ही वॉर रूम की तैयारियां जो की जा रही है, तमाम तरीके की जो सेल्स है वो यहाँ पर बनाई जाएंगी। लीगल सेल हो या फिर वो कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के शराब वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार के नशे में चूर हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सिब्बल ने राहुल गांधी के 72,000 वाली स्कीम पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इस मंसूबे के ऐलान के बाद घबरा से गए हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे राजीव तिवारी ने कपिल सिब्बल से इस सिलसिले में खास बातचीत की। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी हैं। सर, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने मेरठ में रैली की और जो सपा बसपा और रालोद का गठबंधन है उसको जिस तरह से शराब से जोड़ा, उसको कैसे देखते हैं आप? इससे हमें प्रधानमंत्री से उम्मीद ही क्या और हो सकती है। जब कोई भी शख्स, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जब सत्ता के नशे में चूर हो जाता है तो ऐसी बातें करने में मजबूर हो जाता है। इतना घमंड, सत्ता का इतना घमंड, सत्ता का इतना नशा हमने तो पहले कभी देखा नहीं। पहले भी हमने कई प्रधानमंत्री देखे, अटल बिहारी वाजपेयी देखे, नेहरू जी से चले आ रहे कई प्रधानमंत्री देखे। उन्होंने तो ऐसे कभी शब्द इस्तेमाल नहीं किए। शायद प्रधानमंत्री जी घबरा रहे हैं कि कहीं पैरों से जमीन तो नहीं खिसक रही और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी का जो उत्तराखंड की 5 पार्लिमानी सीटों में से हरिद्वार लोकसभा सीट हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रही है। हरिद्वार से जहां हिंदुओं की अकीदत वाबस्ता है, वहीं दूसरी जानिब कलेर शरीफ दरगाह से मुसलमानों के जज्बात भी जुड़े हैं। हरिद्वार में कई ऐसे इलाके हैं जहां इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार फैसला कुन किरदार अदा करते रहे हैं। खास रिपोर्ट। हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ी आबादी वाला जिला है। रुड़की, मंगलौर, ढंडेरा, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, मोहनपुर और मोहम्मदपुर ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मुस्लिम आबादी के मामले में हरिद्वार रियासत का सबसे बड़ा पार्लिमानी हलका है। यहाँ 6,50,000 मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोटर्स फैसलाकुन किरदार में हैं। यहाँ अकलियती तबकों के मसलों की बात की जाए तो तालीम, सेहत और रोजगार अहम मुद्दे हैं।
जिसके इर्द गिर्द ही लीडरों के चुनावी वादे घूमते नजर आते हैं। निर्भर कर रहा है, लेकिन वोटर बहुत समझदार है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सेकुलर है, सब अपने हितों के लिए रोजगार चाहिए, अच्छी सस्ती एजुकेशन चाहिए, मेडिकल की सुविधा चाहिए, किसान को उपज का मूल्य चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में आज वहाँ एक अलग ही विचारधारा डेवलप हो रही है। हरिद्वार के अंदर जब हमने कहा सबका साथ सबका विकास, तो हमने जब कोई योजना चलाई तो हमने वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देखा। सारी योजनाएं जितनी हमारी योजनाएं थी, चाहे वो उज्ज्वला थी, वो उजाला थी, आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना थी, बेघर को घर मिले, हर गरीब को छत मिले, हर गरीब को सिलेंडर मिले, हर गरीब के घर रोशन हो, हर बच्चे को मुफ्त उपचार मिले, हर माँ को मुफ्त उपचार मिले। अटल आयुष्मान योजना जो इस सूबे की चलाई गई, हमने धर्म जातिवाद नहीं देखा, हमने एक आम नागरिक को देखा जो अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे लाभ मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मुसलमान अंतिम छोर में खड़ा हुआ वो व्यक्ति है जो आज तक अछूता था इस लाभ से, आज उसे लाभ मिला है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार 17 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। भाजपा ने जहां अपने मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट रमेश पोखरियाल निशंक पर दोबारा भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने अम्बरीश कुमार को मैदान में उतारा है। इन सब के बीच एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने भी दलित मुस्लिम वोटों के सहारे दोनों कौमी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए अपना भी उम्मीदवार उतार दिया है। हर पार्टी दावा यही कर रही है कि मुद्दों के बुनियाद पर अकलियतों का साथ उन्हीं को मिलेगा। सांसद या एमएलएज रहे हैं जो मुस्लिम इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम को छोड़ के जो रहे हैं, तो वो अपोजिशन पार्टी के रहे हैं, अपोजिशन पार्टी या बीएसपी के रहे हैं वहाँ पे 2002 से 7 तक और 7 से 12 तक ज़्यादा वो रहे हैं। तो वो फोकस जो डेवलपमेंट का होना चाहिए था वो इन इलाकों में नहीं हो पाया। हरिद्वार लोकसभा में मुस्लिम तबके का दबदबा कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रियासती सरकार ने स्टेट हज हाउस यहीं बनाया है, पहली यूनानी यूनिवर्सिटी भी यहीं बनाई जानी है। इन सब के अलावा दरगाह पिरान कलियर भी इसी जिले के कलियर में मौजूद है। बीजेपी को भरोसा है कि एक बार फिर उनको मुस्लिम तबके का साथ मिलेगा। अकलियतों के लोकल मुद्दों को उठाकर इनको अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में 11 अप्रैल को जब ईवीएम का बटन दबेगा तो हरिद्वार के मुस्लिम वोटर्स का क्या रुख होगा, ये नतीजे के दिन पता चलेगा। देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। और आइए नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज 18 नेटवर्क के राइजिंग मध्य प्रदेश प्रोग्राम में। मुझे क्या बोलना ये मैं तय करके बोलता हूं। हेडलाइन बहुत देते हैं आप। मैंने ये कहा था कि भारत के हर संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र मोदी लड़ेंगे और गुना से भी नरेंद्र मोदी लड़ेंगे। कोई भी होगा, चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा। आपने पूरी बात आपके करस्पॉन्डेंट ने या आपके जो वहां पे स्टिंगर होंगे या जो भी होंगे आपके रिपोर्टर होंगे, उन्होंने नहीं बताई। मुझे खुशी है कि इतना बड़ा, आप भी जानती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। मैं नरेंद्र मोदी जी का तय करूंगा, लेकिन चला दिया तो मुझे तो किसी कार्यकर्ता में नहीं पूछा कि भाई साहब, दूसरा सवाल आपने किया कि प्रभात जी आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मैं पार्टी का प्रॉपर्टी हूं, मैंने जीवन में कभी इच्छा व्यक्त नहीं की, कभी कहीं नहीं गया कि मुझे ये बना दीजिए वो बना दीजिए। और वैसे भी मैं ऐसे राजनीति से घृणा करता हूं कि जो भीख मांगने द्वारों पर जाते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे पार्टी का भविष्य अच्छा होगा तो मेरा भविष्य तो वैसे ही अच्छा होगा। और इसलिए मैं उस राजनीति से दूर रहता हूं और आज तक ईश्वर ने मेरा साथ दिया है। मैं सामान्य सा कार्यकर्ता था, आज दूसरी बार राज्यसभा में हूं, ये पार्टी की बदौलत हूं। इसलिए जो